नमस्कार दोस्तों, एशियन न्यूज की खास पेशकश संतुलन का समीकरण यानी कि बैलेंस इक्वेशन में आपका स्वागत है। दरअसल बैलेंस इक्वेशन में हम बात करते हैं उन मुद्दों की जिनको लेकर आपके मन में संशय होता है कि ये सही है, गलत है, या इसमें ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो हम आज फ्री बीज यानी कि रेवड़ी कल्चर की बात कर रहे हैं। दरअसल अभी चुनाव आज ही जो है अब उसका अंतिम दिन है, तो हम देखेंगे कि 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, पर किस किस पार्टी ने किस किस तरह के आश्वासन दिए और कितना बढ़ चढ़कर उन्होंने बाद में पूरा किया। तो ये एक तरह को इस पूरे देश में इस पर डिबेट है कि क्या लोगों को मुफ्त में चीज़ें मिलनी चाहिए और क्या इससे वोटर प्रभावित होता है। तो हम ये देखते हैं कि मालिक के मुफ्त दिले बेरहम। दरअसल जो नेता होता है, अगर उसको जीतना भी नहीं है, उसकी पार्टी को नहीं भी जीतना है, तो वो ऐसे ऐसे वादे करता है कि लोगों को भ्रमित करता है और लोग कई बार उसके भ्रम में आ जाते हैं। तो धीरे धीरे रेवड़ी कल्चर जो है उसका नाम बदलते बदलते अब वो गारंटी में भी उसका नाम आ गया है कि हम बहुत सारी चीज़ की गारंटी देते हैं, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई हो। जब आम आदमी पार्टी ने इसकी शुरुआत की थी तो लोगों को लगा कि ये एक प्रकार का रेवड़ी कल्चर है और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इसकी आलोचना भी की कि ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है। पर हमने देखा कि धीरे धीरे इसकी गिरफ्त में जो है सब पार्टियां आई और सब ने किन्हीं ना किन्हीं तरीकों से जो है इसकी शुरुआत की। तमिलनाडु से माना जाता है कि इस तरह के कल्चर की शुरुआत हुई, पर धीरे धीरे कालांतर में हम देखते हैं कि देश के हर कोने में ये कहीं ना कहीं मुफ्त में चीज़ें दी जा रही। अब सवाल ये है कि अगर गरीब लोगों को 80 करोड़ लोगों को अनाज मिल रहा है सस्ते में, तो ये क्या कोई रेवड़ी कल्चर है? या गरीब बच्चियों को साइकिल मिल रही है, तो क्या ये रेवड़ी कल्चर है? एक पहले भी योजना आई थी काम के बदले अनाज। तो ये बहुत तरह की बातचीत होती है। तो हम इस पूरी बातचीत में आप अपने अपने विचार रखेंगे और ये विचार के माध्यम से हम एक निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि क्या वाकई में जो हमारे देश में जो कुछ चल रहा है, क्या वो सरकार के पास जो बजट है उस बजट के अंदर है, या जिस तरह से अभी बातचीत हो रही, पार्टियां कह रही कि अगर आप सबको कह रहे हैं कि हम 12-12 हज़ार रुपये देंगे, तो क्या या 1-1 लाख रुपए देंगे, तो इतना बजट क्या सरकार में है देने के लिए? ये बहुत तरह की बात हो रही है। कोई इस पे कभी कभी ये भी बात आती है कि श्वेत पत्र भी जारी किया जाए कि वित्तीय स्थिति क्या है। अगर आप कह रहे हो कि हम ये देंगे, इस पे चुनाव आयोग ने, सुप्रीम कोर्ट ने, सब ने अलग अलग अवसर पे बातचीत की है, पर ये रुकने का नाम नहीं ले रहा और लगातार ये बढ़ते जा रहा है। तो चलिए हम इसकी पड़ताल करते हैं संतुलन के समीकरण में कि इसको लेकर हमारे जो साथी हैं वो क्या सोचते हैं। हमने इस पे अलग अलग लोगों से भी राय बाहर से भी मंगाई है और जो साथी यहाँ बैठे हैं हम उनसे भी बातचीत करेंगे। तो बातचीत के सिलसिले को मैं सबसे पहले हमारे सहयोगी अशोक चंद्रवंशी यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे चाहूँगा कि वे अपने विचार से हमको अवगत कराएं। अशोक चंद्रवंशी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी, आप अपने चैनल पे आज बुलाए और इस महत्वपूर्ण विषय पे आपने बोलने का मौका दिया। सर मैं अपनी बात थोड़ा पीपीएफ फॉर्म में रखूँगा, 2 मिनट अगर समय हो तो, कि एक तो पास्ट, प्रेजेंट और फिर फ्यूचर, कि जैसे आपने आज का जो विषय रखा फ्री बीज, और बीज जो अगर हम बोले तो वो बिजनेस है, व्यापार से रिलेटेड ये जो शब्द है। फिर आपने कहा कि रेवड़ी कल्चर। संविधान के अनुच्छेद 326 ने हमको ये मताधिकार का करने का अधिकार देता है, और जब हम मताधिकार करते हैं तो वो हमारे पास वो अधिकार जो है वो सुरक्षित रहता है। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय ज़्यादा राजनीतिक पार्टियां नहीं होती थी। आज हमारी जो चिंता है, या आपने जो चिंता कर रहे हैं, जो संतुलन का जो समीकरण आपने जो बिठाने का प्रयास जो कर रहे हैं, ये आज इसकी जो ज़रूरत पड़ी है वो 1947 से लेकर के आज जो तरह तरह की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जो भाषा को लेकर के और विकास को लेकर के और वैचारिकता को लेकर के जो तरह तरह की जो पार्टियां बनना शुरू हुआ, उसके कारण से रेवड़ी कल्चर आज इतना ज़्यादा ग्रो कर रहा है। और एक जो मैं बात कहना चाहूँगा वो साक्षरता के दर पर है। अगर 1947 में जब हम शुरुआत किए थे तो मुश्किल से 8-9% देश की साक्षरता थी, और उस समय सिंगल 1-2 ही पार्टियां हुआ करती थी जो लंबे समय तक देश में राज करते थे। धीरे धीरे हुआ ये कि ये कारपोरेट जगत
में प्रवेश करने लग गया। और इसको अगर मैं बोलूँ मार्केटाइजेशन, यानी लेने देने का प्रक्रिया, कि आप मुझे वोट दोगे और वोट के बदले मैं आपको पैसा दूंगा, या मैं आपको पैसा देता हूं और पैसे के बदले आप मुझे वोट दीजिए। अभी मैं ये चुनाव के दौरान 4-5 राज्यों में मेरा जाना हुआ, बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, जहाँ पर जो क्षेत्रीय दल हैं, उन क्षेत्रीय दलों में खासकर इन चीज़ों को मैंने जो देखा, तो लगातार लंबे समय तक जो क्षेत्रीय पार्टी वहाँ पे राज कर रही है, वो जनता को किस प्रकार से अपने शिकंजा में फंसा के रखी हुई है। डेवलपमेंट के नाम पर वहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं तो यहाँ पे एक जगह देखा कि पहाड़ को काट काट करके वहाँ भी लोग बेच रहे हैं, और फिर उन्हीं के पार्टी के बड़े नेता जो है आज वो जेल में है। जी, तो जैसा कि अभी हमारे अशोक जी बोल रहे थे कि अलग अलग राज्यों में और खास करके वो क्षेत्रीय पार्टियों को लेकर बात करते हैं। सवाल ये है कि क्षेत्रीय पार्टियों का उदय क्यों होता है। जो बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, जब वो लोगों की महत्वाकांक्षा पे पूरी नहीं उतरती, और वो बहुत एक प्रकार से कोई भी पार्टी हो, जब उसमें एक तानाशाही पूर्ण रवैया आता है, तो जो क्षेत्रीय छत्रप होते हैं उनको लगता है कि हमारे राज्य की अवहेलना हो रही है, तो जनता भी उनके साथ जुड़ती है कि हाँ हमारे राज्य की अवहेलना हो रही है, और वो क्षेत्रीय दलों को जो है आगे बढ़ाते हैं। तो ये बहुत बार इस तरह भी होता है, और क्षेत्रीय पार्टियां कई बार अपने राज्य में उस तरह का काम भी करती हैं कि उनको लगता है कि ये हमारी भावनाओं को समझती हैं। उसमें वो आर्ट, कल्चर, संस्कृति, बोली, भाषा सबको जोड़ लेती है और एक स्थानीयता उसमें आती है। अगर हम फ्री बीच की बात करें तो ये समझना पड़ेगा कि सबसे पहले ये जो इसका जो सूत्रपात है एक क्षेत्रीय दल ने ही किया था, और ये क्षेत्रीय दल था 2006 में तमिलनाडु विधानसभा में इन्होंने डीएमके ने बनाने के लिए सभी परिवारों को कलर टीवी देने का ऐलान किया, और सबको उन्होंने महिलाएं इससे होंगी तब होते हैं, क्योंकि जब लैपटॉप देते हैं तो उसके पीछे बहुत सारे लॉजिक देते हैं, और इस पे 750 करोड़ रुपए का बजट लगा। जब इसको उनको बहुत बड़ी जीत मिली तो उसके बाद 2011 के चुनाव में विपक्षी जो था अन्ना द्रमुक ने उससे बढ़कर बात की। उसने कहा कि टीवी, ग्राइंडर, इलेक्ट्रिक फैन, लैपटॉप, कंप्यूटर, सोने की थाली, ये इन्होंने वादा किया, और 50,000 रुपये महिलाओं को देंगे, और राशन कार्ड पे 20 किलो चावल देने का बाद उनकी भी सरकार बन गई। तो लोगों को लगा कि यार अगर हमको चुनाव में आके नेता कुछ दे रहे हैं, पार्टी कुछ दे रही है, गारंटी दे रही है, पैसा दे रही है, हमारे खाते में पैसा डल रहा है, और विपक्षी पूछ रहा है कि इनका पैसा डला कि नहीं डला, ये भी एक सवाल हो रहा है। तो पार्टियों को लगता है कि ये तमिलनाडु से जो चालू हुआ था हमारे देश में, ये सिलसिला धीरे धीरे बढ़ता गया। फिर आम आदमी पार्टी आई, एक नई पार्टी, और उसने कहा कि लोगों को क्यों नहीं फ्री में बिजली मिलनी चाहिए, जब आप सब्सिडी में बड़े उद्योगों को देते हैं, क्यों नहीं लोगों को पानी मिलना चाहिए, क्यों नहीं बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, क्यों नहीं अच्छी स्कूल मिलनी चाहिए। इस तरह की बात उन्होंने की, और फिर इसकी आलोचना भी हुई। आम आदमी पार्टी अचानक से कम आयु में बड़ी पार्टी बनके एक दिल्ली में काबिज हो गई, और जो हटने का नाम नहीं ले रही। तो लोगों को लगा कि अरे ये एक पार्टी है, इसने ये बात की। तो जो लोग आलोचना कर रहे थे उन्होंने कहा कि अरे छोड़ो, इसको अपनी तरफ रखो, अपन भी कुछ ना कुछ नया स्कीम लेके आते हैं। और लोगों ने सबने अपनी अपनी स्कीम लेके आए। देखा देखी मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार थी, 18 साल से थी, पर उनको लगा कि नहीं, इसमें महिलाएं जो हैं बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं, तो लाडली बहना लेके आए। पर ऐसा नहीं हुआ कि इनको रोकने के लिए प्रयास नहीं हुए। इनको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, चुनाव आयोग ने भी समय समय पे बात की, पर ये सब बातें ही थी, ये रुका उका नहीं। तो चलिए हम क्यों ना इस पे बात करें कि इस पे बाकी लोग, ठीक है, जैसे कि अभी चंद्रवंशी जी ने बात की, हम बात करते हैं कि इसको जो हमारे व्यापारी वर्ग के लोग किस तरह से देखते हैं, मतलब हमारा व्यापारी समुदाय इसको किस तरह से देखता है, क्योंकि वो बड़ा टैक्स पेयर भी होता है। तो राजेंद्र कोटवानी जी हमारे साथ हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो इस पर अपनी बात रखें। राजेंद्र जी। देखिए 93-94 से मैं इस व्यापार में हूँ। सबमर्सिबल पंप का काम है मेरा। तो कृषि से संबंधित, मतलब किसान मेरे से संबंधित है, तो किसान के बारे में मैं कह सकता हूँ कि किसान पहले से समृद्धशाली हुआ है, उसमें क्रय करने की क्षमता बढ़ी है, और आज वो गूगल पे, फ़ोन पे या और जैसे ट्रैक्टर वगैरह सब खरीद लिया है। तो
मकान बन गया उनका। पहले मतलब जब मैं फील्ड वर्क करता था, समर्सिबल पंप का काम है, तो पहले हमको डोर टू डोर किसान के पास जाना पड़ता था, तो उस समय वो उस स्थिति में नहीं था। तो अब अगर ये राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए कि उनको इतनी सारी सुविधाएं मिली या कैसे मिला, समय के हिसाब से वो किसान समृद्धशाली हुआ है। तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि फ्री मिलने से या जो भी सुविधाएं मिलने से किसान का जीवन शैली बढ़ा है या जो भी हुआ है, ये हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। अब दूसरे दृष्टिकोण से जैसे आप कह रहे हैं कि फ्री नहीं मिलना चाहिए, तो ठीक है, ये भी बात एक हिसाब से सही है कि फ्री से नुकसान तो होता ही है। कोई भी चीज़ आसानी से कोई बिना मेहनत के मिल जाए तो उसका विपरीत परिणाम तो होता ही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। धन्यवाद। तो चलिए, अभी हम बातचीत कर रहे हैं कि ये जो कुछ हुआ इसमें क्या ऐसा नहीं कि हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट चुप रही या हमारा चुनाव आयोग खामोश रहा। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में कहा कि फ्री बीज सभी लोगों को प्रभावित करती है, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की जड़ को काफ़ी हद तक हिला देती है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इसके बाद 2015 के चुनाव में सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि राजनीतिक पार्टी और उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता जारी भी की गई, लेकिन बावजूद फ्री बीज का जो है वो कल्चर जारी रहा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक बार कहा कि अगर प्राकृतिक आपदा या महामारी के समय दवाएं, खाना मुफ्त, पैसा मुफ्त में बांटा जाए तो ये फ्री बीज नहीं है, लेकिन आम दिनों में यदि ऐसा होता है तो उसे हम फ्री बीज माना जाएगा। फिर रिजर्व बैंक ने एक चेतावनी दी। रिजर्व बैंक ने कहा कि ऐसी योजनाएं जिनसे क्रेडिट कल्चर कमजोर हो, सब्सिडी की जगह से कीमतें बिगड़े, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में गिरावट आए और लेबर फोर्स की भागीदारी कम हो तो ये फ्री बीज होगी। ये इस तरह के बातचीत हुई, पर ये लगातार ये सिलसिला जारी रहा। तो अभी हम थोड़ा रूटीन से हट के चलते हैं तुहिन देव के पास। तुहिन जो हैं वो संयोजक हैं क्रांतिकारी सांस्कृतिक मंच के। बहुत सारे फोरम में आम जनता के बीच में वो बहुत संघर्षशील व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं, विचारक हैं। मैं चाहूँगा तुहिन देव जी अपनी बात रखें। फ्री बीज मतलब ये मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटने की संस्कृति है। पहली बात तो मैं ये जो नामकरण है इससे अलहदा सोच रखता हूँ या इससे इत्तेफाक नहीं रखता। ये 2010 के बाद भारत के संभ्रांत वर्ग या अभिजात वर्ग या कॉरपोरेट संस्कृति के जो अनुपालन करते हैं उन लोगों ने इस बात को शुरुआत की। हमको यह नहीं भूलना चाहिए कि यही देश है हमारा देश जो अभी वर्तमान हुक्मरान है भारतीय जनता पार्टी, उसने कॉरपोरेट टैक्स सबसे कम कर दिया। पूरी दुनिया में सबसे कम हमारे यहाँ कॉरपोरेट टैक्स है। और ये है एक लोक कल्याणकारी गणराज्य। तो लोक कल्याणकारी गणराज्य में जो 80% जनता है, किसान, मजदूर, मेहनतकश लोग, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग, हाशिए पे रहने वाले लोग, इनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य या जीवन धारण की चीज़ें मुहैया करवाना या भोजन का अधिकार, तो ये सारी चीज़ें फ्रीबीज नहीं हो सकती। लेकिन अभी इस प्रकार की बातें हो रही है जैसे कि गरीबों के लिए कोई भी चीज़ पैसा खर्चा करना है। जैसे कोरोना काल में हमने देखा कि लोग जो है अचानक लॉकडाउन घोषणा कर दिया गया, जबकि वो 3 महीने पहले हो सकता था। लेकिन घोषणा करने के बाद सड़क पर कीड़े मकोड़े की तरह लोग निकले अपने परिवार के साथ, और कई लोग वहाँ मर गए और कितनी सारी समस्याएं, ऑक्सीजन सिलेंडर का अभाव में लोग मरे। हालांकि हलफनामा दिया शासक पार्टी ने कि कोई मरा नहीं है कोरोना में, सिलेंडर के अभाव में। तो कहने का मतलब ये है कि जो जनस्वास्थ्य का मुद्दा है, या फिर हम ये देखें कि भारत में 4 में से 3 बच्चे भूखे सोते हैं, 73% शिक्षित युवा यहाँ बेरोजगार हैं। ऐसे एक देश में जो मानव सूचकांक के मामले में बहुत पीछे है। और हालात तो ये है कि मतलब सबसे ज़्यादा आर्थिक असमानता वाले जो देश है, जैसे पेरू है, यमन है, उन देशों के साथ में भारत शीर्ष पायदान पे है। मतलब आर्थिक असमानता यहाँ पर गरीबी और अमीरी के बीच में, जो पूर्ववर्ती वक्ता ने कहा, ये जो भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में ये अमेरिका से भी ज़्यादा है, ब्रिटिश पीरियड के करीब पहुँच गया। तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं कर रहे हैं और नोबेल पुरस्कार प्राप्त थॉमस पिकेटी का भी ये कहना है। तो ऐसे हालात में जब आप 80 करोड़ लोगों को दे रहे हो, इसका मतलब है देश में भीषण गरीबी है और वैश्विक गरीबी का गढ़ है। ये गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी 45 साल या 50 साल में सबसे ज़्यादा है।
महंगाई भी। तो ऐसे हालात में जनता के लिए जो मूल बातें हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तो कोई भी पार्टी को मुहैया करवाना पड़ेगा। ये उसका कोई मतलब कल्याण नहीं कर रही है। जनता का टैक्स का पैसा है, सबसे ज़्यादा सकल घरेलू उत्पाद मजदूर, किसान, मेहनतकश लोग देते हैं। ठीक है तुहिन जी, आपने एक अलग तरह से अपनी बात रखी और आपने जो बात कही है, थोड़ा हम विषयांतर करते हैं और एक नए वर्ग के तरफ चलते हैं। तेजराम जो विरदानी जी हैं, विद्रोही जी, तेजराम जी, मैं चाहूँगा कि आप अपनी बात रखें जी। अभी जो बात हो रही है मुफ्त की रेवड़ी के संदर्भ में, तो सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये मुफ्त की रेवड़ी का जो शब्द जो आया, उसके ऊपर बहुत सारे जो विस्तार से तुहिन जी ने रखा है, मैं उसका सहमति हूँ उनकी बातों से। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोक कल्याणकारी योजनाएं जो चलती थी पहले भी, जैसे बीसीजी का टीका लगाना, पल्स पोलियो का ये करना, लेकिन उस दौर में किसी भी सरकार ने जो ये मुफ्त की जो चीज़ें जो चल रही थी लोक कल्याणकारी कार्य, लेकिन क्या उस समय इसको एक प्रचार का या विज्ञापन का जरिया नहीं मानता था। आज हम ये देखते हैं कि अगर किसी को सिलेंडर दिया जा रहा है तो सिलेंडर को देने में जितना खर्चा नहीं होता है, उसको प्रचारित करने और उसको विज्ञापन देने में ही उसका बहुत ज़्यादा जो राशि है वो खर्चा चला जाता है। आज हर एक जन कल्याणकारी योजना जो सारे मनुष्य की जो मौलिक अधिकार है, उनके बुनियादी अधिकार है, और उन बुनियादी अधिकारों को यदि सरकार देता है तो वो मुफ्त की रेवड़ी नहीं कहलाता है। मैं इस बात पर जोर देना चाहूँगा कि जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, जो परिवहन है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है, इन सारे चीज़ों को हमको मजबूत करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। और सरकार का जिम्मेदारी ये बनता है क्योंकि वो तमाम जो मेहनतकश जो वर्ग है, और मेहनतकश वर्ग जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर है, और वो जो टैक्स पेयर भी वही है। लेकिन हम ये देखते हैं कि जो एक बिस्किट हम खरीदते हैं, मेहनतकश वर्ग अगर वो बिस्किट खाता है तो आज उसके ऊपर 12% 14% टैक्स लगता है। लेकिन कोई उद्योगपति या कोई पूंजीपति अगर सोना खरीदता है तो उसके ऊपर 2% का जो टैक्स लगता है। तो ये जो भेदभाव है, ये भेदभाव सरकार कॉरपोरेट घरानों को, अडानी अंबानी जैसे जो लोग हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुँचाने के लिए ये बात करते हैं, वो काम कर रहे हैं। और दूसरे तरफ जब हम मांग करते हैं, जैसे हम किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं, जब हम ये कहते हैं कि जब आप किसी भी जो कॉरपोरेट वर्ग जो कंपनी है वो अपने उत्पाद तैयार करता है तो उस उत्पाद के लिए वो MRP तय करता है, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस, वो जो रिटेल का जो मार्केट का जो वो जो दाम है वो तय करता है। लेकिन किसान जब ये कहता है कि MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है फसल के लिए, वो किसानों को भी नहीं मिलता है। जब उसको हम गारंटी देने की जब बात करते हैं तो कहते हैं कि उससे अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। ठीक है, पर ये सवाल ये है कि ये ठीक है कि जो बुनियादी चीज़ें वो मिलना चाहिए, पर अगर बुनियादी चीज़ें लोक कल्याणकारी योजनाएं तो पूरे 5 सालों साल चलना चाहिए। जो चुनाव के समय डिक्लेयर होता है जिससे कि मतदाता प्रभावित हो, क्या हम उसको फ्री बीज नहीं कहेंगे कि आप मतदाता को प्रभावित करने, यदि लोगों को स्वच्छ पानी मिलना चाहिए तो इसमें कोई दो मत मिले। अगर उन गरीब लोगों को अनाज मिलना चाहिए तो मिले, किसी को निःशुल्क शिक्षा मिलना चाहिए तो मिले। पर चुनाव के समय आप लैपटॉप देने की बात करते हैं, आप फ्रिज देने की बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ें देने की बात करते हैं और आप कहते हैं कि हम ये देंगे, तो उससे कहीं ना कहीं आप मतदाता को प्रभावित करते हैं। और जब मतदाता को प्रभावित करते हैं तो कोई ना कोई टैक्स पेयर का पैसा है, वो पैसा कहीं से अचानक से तो सरकार के पास नहीं आता है। पर उसमें कभी ठीक है कि आप अडानी अंबानी जो बड़े कारपोरेट हैं, आप उनको कहो कि उन पर टैक्स लगाओ, पर बहुत सारे छोटे छोटे व्यापारी भी हैं जो बहुत सारा GST से लेके जाने क्या क्या टैक्स भरते हैं। तो कई बार उनको लगता है कि भाई हम तो मेहनत कर रहे हैं, ये क्या है, चुनाव के समय ये लोग क्यों इस तरह से घोषणा करते हैं। बहरहाल रोहित पंजवानी जी जो हैं, मैं उनसे चाहूँगा कि वो अपनी बात रखें। आज 30 साल से उद्योग चला रहे, हमको मालूम है कि कहीं क्या नुकसान होता है फ्री में देने से, और जितना ज़्यादा फ्री में बांटते हैं तो उतना लेबर भी एक प्रकार से उसका काम करने की क्षमता कम हो जाती है। दूसरा,
मेहनत करके जो कमाता है उसकी कदर होती है उस चीज़ की। उदाहरण के लिए अगर मैं अपने बेटे को कोई चीज़ खरीद के मैं देता हूँ तो उसकी कदर कम होती है कंपेयर टू वो मेहनत करके कमाता है। तो बस इतना ही चाहूँगा कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ फ्री में देना चाहिए। स्वास्थ्य है, एजुकेशन है, जहाँ नीड है वहाँ ज़रूर मिलना चाहिए फ्री में। बस इतना ही कहना मेरे को। ठीक है, मैं लौ बंसल जी से चाहूँगा कि वे भी अपनी बात रखें। मुझे गालिब का लौ भाई, एक गालिब का एक शेर याद आता है कि गालिब ने लिखा कि मुफ्त की पीते थे मैं। चुनाव के समय बहुत दारू फ्री में बंटती है, तो इसलिए मेरे को याद आया कि मुफ्त की पीते थे मैं और समझते थे गालिब। मुफ्त की पीते थे मैं और समझते थे गालिब कि रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। तो कई बार जब मुफ्तखोरी की आदत पड़ जाती है तो आदमी की वो फिर उसको कभी कभी उसको बहुत भारी चुकाना पड़ता है। तो चुनाव में बहुत सारा पबुआ बटता है, मतलब हम लाख कहीं अनदेखा करें पर बहुत सारी चीज़ें आप सब जानते हैं कि क्या क्या बटता है। चलिए, तो सबसे बड़ी बात है, जैसे आज मैं उद्योग चला रहा हूँ तो जो लेबर क्लास होती है, लेबर को सबसे ज़्यादा अपने को शिक्षित करना ज़रूरी है, क्योंकि आज उद्योगों में टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन बहुत अच्छा हो रहा है, जिसके लिए लेबर उतने अपग्रेडेड नहीं हो रहे हैं। तो उनको अगर शिक्षा अच्छी मिलती है मशीनों को अच्छा चलाने के लिए, मैनुअल कम करके दिमाग ज़्यादा चलाएं, तो उसमें उनके लिए और फ़ायदा करता है, उद्योगों के लिए और फ़ायदा करेगा, जो कहीं ना कहीं इकोनॉमी बूस्ट होगी। उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो चीज़ बहुत अच्छी होगी। जो शिक्षा का अगर वो फ्री विज करते हैं तो शिक्षा के लिए मेन होना चाहिए। जैसे आयुष्मान कार्ड है, आयुष्मान कार्ड में आज अच्छे से अच्छे हॉस्पिटलों में उनको ट्रीटमेंट के लिए सब चीज़ का मौका दिया जाता है। उसी हिसाब से एक ऐसी स्कीम जो शिक्षा के लिए होती है कि भाई आज कोई बच्चा जो बिलो उसके लिए है, उसको बस अफोर्डेबिलिटी नहीं है कि वो अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूट से पढ़ सके, तो उनको उस टाइप की चीज़ें मिलनी चाहिए कि वो मौका मिलना चाहिए उनके हुनर को देखते हुए कि भाई वो अच्छा काम कर सकें, शिक्षित हो सकें और अच्छा काम अपना खुद का भी एक व्यापार चालू कर सकें और देश की इकोनॉमी को बूस्टअप करें। ये सब मेरे अनुसार ये चीज़ है। आप इमेजिन करिए, दृश्य याद कीजिए गरीब आदमी का कि ना हो कमीज तो पाँवों से पैर ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। ये सफ़र कौन सा था? लोकतंत्र का। कि आप मतलब इतने संतुष्ट लोग हैं कि यदि उनकी कमीज भी नहीं है तो पाँव से पैर ढकते हैं, पर वो विद्रोह नहीं करते। ये नहीं कहते कि भाई तुम इतने सारे सूट पहने हुए हो, हमारे पास तो पहनने के लिए कुछ नहीं है। और हमारे देश में ऐसे नेता भी नहीं है गांधी जी जैसे कि जब वो भारत दर्शन पे भारत देखने निकले और उनको लगे कि यहाँ लोगों के पास कपड़े पहनने नहीं है तो वो आदमी अपने कपड़े त्याग दे। मतलब एक संवेदनशील नेता जो होता है, एक जिसलिए वो हम उनको राष्ट्रपिता कहते हैं, या हम गांधी की इतनी बात करते हैं, कितने लोग आलोचना करें गांधी की, पर गांधी से बड़ा नेता कोई नहीं बन पा रहा है। क्योंकि गांधी अपने पूरे दर्शन में जिस तरह से हैं वो एक मतलब एक अपने आप में अद्भुत बात है। मैं चाहूँगा कि इसी बात में चेतन जो पंजवानी जी हैं वो भी अपनी बात रखें। चेतन जी, जहाँ तक स्वास्थ्य और शिक्षा की बात है वहाँ तक ठीक है, लेकिन अगर आप हर चीज़ें मुफ्त में देते रहें तो वो कई वर्ग को असक्षम बनाता है। हमको ऐसा चीज़ें मुफ्त में न देनी चाहिए जो किसी वर्ग को असक्षम बनाए। अगर मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ, अगर दो भाई हैं, एक भाई अगर अच्छा कमा रहा है और दूसरा भाई है जो कि नहीं कमा रहा है, और वो जो कमा रहा है वो दूसरे भाई को अगर आपूर्ति पूरी करते जा रहा है, उसको सब पैसा देते जा रहा है, तो वो उस भाई को सक्षम नहीं बना रहा है, वो उसको असक्षम बना रहा है। तो सरकार को भी ऐसी चीज़ें मुफ्त में न देनी चाहिए जिससे कि लेबर वर्ग असक्षम बने। उसके कारण से देश की जीडीपी में भी फ़र्क पड़ता है। जो प्रोडक्टिविटी है लेबर की वो ख़त्म होती है, उसके कारण इनडायरेक्टली जो है प्रोडक्ट की कॉस्ट भी बढ़ती है। तो ऐसी चीज़ें मुफ्त में न देनी चाहिए जिससे हम किसी को असक्षम बनाएं। जी, अच्छी बात कही आपने। सरकार का काम होना चाहिए कि जो श्रम कानून है उनका मजबूती के साथ पालन हो। अगर मजदूर काम कर रहा है तो उसको कार्यस्थल पे सुरक्षा हो। अभी हमने देखा कि हमारे ही पड़ोस में एक फैक्ट्री में जो है धमाका हो गया, विस्फोट हो गया, बहुत सारे मजदूर लापता है। अब आप 30-30 लाख रुपए देने की बात कर रहे हो उनके परिवार को, पर वहाँ पे आपने एनवायरनमेंट कभी सोचा ही नहीं। वहाँ वो मजदूरों के बयान आ रहे हैं कि साहब हमने तो पहले ही बताया था कि यहाँ पे ये हो सकता है। तो हम चाहे औद्योगिक सुरक्षा हो, कार्यस्थल पे सुरक्षा हो, वहाँ बीमे की सुविधा हो, वहाँ स्वच्छ पानी की सुविधा हो, अगर बच्चे छोटे बच्चे हैं, औरतें जा रही हैं तो उनके लिए झूला घर हो। हम ये जो बुनियादी सुविधाएं हैं, हम विदेशों में हमारे नेता बहुत जाते हैं, ब्यूरोक्रेट बहुत जाते हैं, पर वहाँ से वो सीख कर नहीं आते। वहाँ पर बहुत सारी बुनियादी सुविधाओं की तरफ ध्यान है। एक
ड्राइवर है ट्रक का, तो वो अगर 8 घंटे से ज़्यादा गाड़ी चलाएगा तो उसको रेस्ट रूम में रुकना पड़ेगा ताकि एक्सीडेंट ना हो। हम सोचते हैं कि ये 8 घंटा नहीं, ये तो 16 घंटे चलाए और ये सो ही ना। मतलब हम लोगों से डबल काम लेने की, और वहाँ जो मजदूर काम करते हैं जहाँ कहीं भी, या श्रमिक काम करते हैं, उनकी सुरक्षा। ये जो अभी तुहिन देव जी कह रहे थे कि जब कोरोना आया तो सारे बड़े बड़े लोगों ने हाथ खड़े कर दिए और उनके पास गांव की ओर लौटने के लिए हजारों मील पैदल चल के उनको जाना पड़ा। उनको लगा कि हमारे पास जीने खाने का कोई साधन नहीं है। तो ये भी एक जो है, जो सरकार को जिन चीज़ों को देखना चाहिए, और तमाम स्कीम है, आप शायद, मैं सरकार में अफसर भी रहा हूँ, कि एक बच्चे के पैदा होने से होती है वो सारी स्कीम है, पर उसका लाभ किसी को चाहिए वो नहीं मिलता, और उसमें बहुत सारे बिचौलिए आ जाते हैं। और नेता जो है, जो बहुत सारे छुटभैया नेता हैं, वो जो सरकारी योजनाओं के लाभ है जिसके लिए वो पात्र है, उसको भी दिलाने के लिए सोचते हैं कि मैंने इस पर एहसान किया है। किसी का राशन कार्ड बनाना भी एहसान है, किसी के लिए जो घोषणा है उसमें से पात्र व्यक्ति को दिलाना भी एहसान है। ये बहुत सारे एहसान जो है लोग गिनाते हैं, और अलग अलग तरह से ये जो हम देखते हैं कि लोगों को प्रभावित करने का काम होता है। हमारे साथ जो है विजय झा जी हैं। विजय झा कर्मचारी नेता रहे हैं और आप पार्टी से भी अब रिटायरमेंट के बाद जुड़ गए हैं, और बहुत ओजस्वी भाषण देते हैं, कर्मचारियों के हित में बहुत सारा बोलते हैं, आजकल पूरी जनता के हित में बोल रहे हैं। तो विजय झा जी से सुनते हैं। तो मैं एक बात स्पष्ट बोलना चाहूँगा कि गरीब मांगे तो भीख है, अमीर मांगे तो चंदा है। हिंदुस्तान में चल रहा गोरख धंधा है। सबसे पहले गारंटी की बात अरविंद केजरीवाल जी ने की, इसलिए कि वो आज भी जेल जाने के बाद संविधान के लिए लड़ रहे हैं। हमारा भारत का संविधान, शिक्षा और स्वास्थ्य, यह हमारा फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। हमको जीने का अधिकार है, खाने के लिए। उन चीज़ों को जब देने की उन्होंने गारंटी दी तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा गारंटी देने वालों की क्या गारंटी, और बाद में नकल करके खुद गारंटी देने लगे। आज जो ये शब्द है रेवड़ी बांटने का, फिर मैं कहूँगा शिक्षा, स्वास्थ्य और जीने का अधिकार, ये रेवड़ी नहीं है। रेवड़ी ये है कि हम महिलाओं को 1-1 हज़ार रुपये देंगे। चुनाव के पहले आपने 1-1 हज़ार रुपया दिया, और बाकायदा मई जून मतदान के पहले तक उनके खाते में आया। रायपुर कलेक्टर को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि चुनाव में कितना ज़्यादा परसेंटेज आप वोट बढ़ जाए करके बहुत प्रचार प्रसार, नींबू नाश्ता सबकी व्यवस्था की है। लेकिन कुछ क्षेत्रों में, पुरानी बस्ती में जहाँ खास भाजपा का गढ़ है, वहाँ मात्र 42% मतदान हुआ। इसलिए हुआ कि लोग सोचा अच्छा महिलाओं को 1,000 रुपये वोट दे, मैं क्यों वोट देने जाऊँगा। पुरुष लोग, पढ़े लिखे लोग वोट देने के लिए नहीं गए। आज हमारे चंद्रवंशी जी चले गए, केजरीवाल जी जेल में बंद है, प्रचार के लिए उनको छूट में। मैं कहता हूं हम लोग बचपन में पढ़े सुभाष भैया, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो, मैं यदि राष्ट्रपति होता तो मैं 5 मिनट के लिए सुभाष मिश्रा जी को ईडी का डायरेक्टर बना देता हूं। पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के यहाँ ईडी आज तक छापा मारा हो तो मेरे को बता दो। क्या भाजपा के नेता लोगों के यहाँ केजरीवाल से ज्यादा, मनीष सिसोदिया से ज्यादा पैसा नहीं है? चुनाव के समय वोट लेने के लिए जो प्रलोभन दिया जाता है, और जिसको बार बार चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट मना करता है, उसके बाद भी दिया जाता है, तो भारत में संविधान की कोई सुरक्षा नहीं है। इसलिए केजरीवाल संविधान की सुरक्षा के लिए भी मैं लड़ रहा हूं बोलते हैं। न्यायालय ने कहा, आपने पहले क्या, आरबीआई ने कह दिया कि यदि इस तरीके से बांटेंगे तो देश में आर्थिक समस्या पैदा हो जाएगा। आप न्यायालय को नहीं मानते, आप चुनाव आयोग को नहीं मानते, और कहीं ना कहीं कठपुतली जैसे हमारे ये लोग चलते हैं। उसका प्रमाण है, सत्ता में रहते तक कोई एफआईआर नहीं होता, सत्ता से हटने के बाद विरोध में जाने पर एफआईआर होता है। नीचे से लेकर ऊपर तक अधिकारी और उनके जो चाटुकार लोग रहते हैं उसको संरक्षण देते हैं। लोकतंत्र की रक्षा के लिए रेवड़ी बांटना गलत है, लेकिन जनता का जो मौलिक अधिकार है, जो बार बार रोटी कपड़ा मकान बोलते हैं अपन, उसको देना कहीं कोई रेवड़ी नहीं है। और वो सब देते आ रहे हैं। जैसे आपने बताया तमिलनाडु में टीवी दिए, सोना का थाली दी, ये सब वोट लेने के लिए जो दिया जा रहा है, निश्चित रूप से रेवड़ी होना चाहिए। और चुनाव आयोग द्वारा जारी आचार संहिता, उसको डस्टबिन में राजनीतिक दल फेंक देते हैं। बड़े से बड़े प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक कोई आचार संहिता का पालन नहीं करता। जो बोलते हैं हम आचार संहिता का पालन करते हो, गलत है। जब भूपेश बघेल जी की सरकार थी, चुनाव के पहले जितने शराब जब्त हुए वो सब भारतीय जनता पार्टी के लोगों का जब्त हुआ। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो जितने शराब और साड़ी कपड़ा जब्त हुआ, कांग्रेस के जब्त हुए। ये राजनीतिक चश्मे से शासन, प्रशासन, चुनाव आयोग ये चला रहे हैं। ये देश के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत खतरा है। इस पर रोक लगना चाहिए। और
रेवड़ी शब्द को बंद किया जाना चाहिए। भारत के नागरिक जो भारत में पैदा हुए और भारत के नागरिक हैं, उनका जो मौलिक अधिकार है वो रेवड़ी नहीं देना पड़ेगा। यदि राज करना, आप लोग कल्याणकारी राज की बात करते हैं तो जनता का जो हक है उसको नहीं दोगे तो कहा कि लोग कल्याणकारी राज है। रेवड़ी नहीं बटा है, जो चुनाव के पहले होता है रेवड़ी होता है। कुल मिलाकर रेवड़ी को हमको दो भाग में बांटना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, और जनता भी समझती है, इसलिए सोचती है कि जो पैसा ले रहे हैं, जो शराब ले रहे हैं वही वोट दे, बाद में 5 साल छाती पीटते रहो, मेरा ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। धन्यवाद। ठीक है, तो बहुत बढ़िया विजय भाई ने अपनी बहुत, जैसा मैंने कहा था कि बड़े ओज के साथ वो अपनी बात कह रहे हैं। दरअसल एक पोइट्री की लाइन है कि ये मेरे देश का कैरेक्टर है, ये मेरे देश का कैरेक्टर है, जो जितनी सफाई से मांगे वो उतना बड़ा एक्टर है। तो दरअसल ये जो ये मांगने का तरीका है कि किस तरह से आप मांगते हो, चाहे वो वोट मांगे, चाहे चंदा मांगे, कुछ मांगे, पर हाँ ये बात है कि बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। तो दरअसल ये है कि एक जो गरीब आदमी है उसके लिए बहुत सारी मुश्किल है कि जो सुबह से मजदूरी करने जाता है, अगर वो मजदूरी करने नहीं जाएगा तो हमारे जैसे बहुत सारे लोग जो सरकारी अफसर रहे हैं उनको तो 5 दिन का सप्ताह है तो 2 दिन छुट्टी मनाते हैं, पर व्यापारी बमुश्किल मन मार के एक दिन बंद करता होगा कि एक दिन का बिजली का बिल ये वो, और बंद कर रहा हूँ संडे को क्योंकि लोग नहीं आएंगे। पर जो किसान है, जो मजदूर है, जिसको 7 दिन काम करना है, अगर 30 दिन काम करना है, क्योंकि अगर वो 10 दिन बीमार पड़ा तो यहाँ कोई उसको सीएल नहीं मिलेगी, कोई ईएल नहीं मिलेगी, कोई मेडिकल लीव नहीं मिलेगी, उसकी रोजी भी कटेगी। और इतनी संवेदनशीलता भी कम ही लोगों में है कि जो अपने मजदूर को कहे कि भाई तू 10 दिन नहीं आया, कोई बात नहीं, तू बीमार था तो तू हम तेरे को माफ़ करते हैं, ये भी सहृदयता लोगों में नहीं है। तो ऐसे में उसको दिखता है कि कोई चुनाव के समय कोई पार्टी उसको कहती कि हम तुमको पैसे देंगे, बिना किए हम तुम्हारे एक खाते में 1-1 हज़ार रुपये डाल देंगे, या हम तुमको साल भर में 1 लाख रुपए दे देंगे। तो उनको लगता है कि ये बड़ी उम्मीद जगती है कि हमको ऐसा पैसा मिलने वाला है। आप देखिए, पता नहीं आप लोगों ने कितने लोगों ने उधर से देखा है, विजय झा ने जरूर देखा है, ये जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलती है वृद्धों को, बहुत बुजुर्ग आदमी बैंकों में लंबी लंबी लाइन लगाते हैं। पहले 500 रुपये मिलता था, अभी 1000 रुपये मिलता है। वो 1000 रुपये के लिए वो लोग लाइन लगाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये 1000 रुपये ही उनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, और उसमें भी बहुत हेरा फेरी होती है। बहरहाल चूँकि ये विषय ऐसा है कि हम इस पर बात कर रहे हैं, और चूँकि हमारे देश में गरीबी है और गरीबी के नाम पर जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो लोगों को अलग अलग तरह से प्रभावित कर रही है। और फ्री वीज जिसकी हम बात कर रहे हैं उसको लेकर बहुत सारे घोषणा पत्र आए हैं, वो घोषणा पत्र में अलग अलग पार्टियों ने अलग अलग समय अलग अलग तरह की बात की है। चलिए हम फिर से चाहिए कन्हैया गुप्ता जी के पास चलते, वो व्यापारी वर्ग से हैं, हम चाहेंगे। और कन्हैया भाई बहुत बढ़िया से बोलो, खोलकर, समझे ना, कोई देखो अपना विचार, देखो हमारे मन में होता है ना, क्या होता है कि देखिए हम बहुत बार, मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, हम बहुत बार अकेले में दोस्त यारों में बगीचे में ऑक्सीजन जोन में फलाने ठिकाने में घूमते रहते हैं। तो हम क्या करते हैं आपस में, मारे क्या यार ये फालतू धंधा हो रहा है यार, अरे ये देखो मजदूर आ ही नहीं रहे हैं, ये फलाना हो रहा है, उसको ये यार बट रहा है, वो बट रहा है यार, वो आग दिखाता आजकल, कहता मैं नहीं आऊँगा, जाओ तुमसे जो बनता है कर लो, चावल तो मिल ही रहा है, दारू का पैसा अलग से मिल गया है, मेरे को नहीं आना है। हम ये बात पर्सनल करते हैं, पर जब क्या होता है कैमरा आता है ना तो हम लोग क्या होता है थोड़ा सतर्क हो जाते हैं और हम वो बात करते हैं कि यार पब्लिक में जाएगा। पर ये संतुलन का समीकरण है और इसका नाम ही है बैलेंस इक्वेशन, तो हम बैलेंस करेंगे। ठीक है, बोलिएगा। कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया बोलने का। अभी अपन लोग बात कर रहे हैं फ्री बीज की, इसमें समस्त साथियों ने अपना अपना विचार रखा। जैसा ये अपन जो एक पब्लिक की मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, जैसा अभी विजय भैया ने भी बोला, ये सुविधाएं हर आदमी को मिलनी चाहिए। जैसे रोटी कपड़ा मकान की जो बात कर रहे हैं, अभी आपने देखा होगा मेडिकल में जगह जगह मेडिकल हमारे यहाँ इतना अच्छा हो गया है, आज गरीब को मेडिकल के लिए तकलीफें बहुत कम होती है। उसका जो आयुष्मान कार्ड है उससे इलाज होने लगा है, कई चीज़ों के उसको साधन मिल गए हैं, तो आज आदमी मेडिकल की वजह से मरने की संख्या काफ़ी कम हो गई है। शिक्षा में चले जाओ, अभी आप देख लो उठा करके आज से 15 साल 20 साल पहले जो जितने गांव देहात के जो बच्चे हुआ करते थे वो अशिक्षित थे, आज शिक्षा मुफ्त मिलने लग गई है। शिक्षा के अंदर में साथ साथ सरकार उनको भोजन भी दे रही है।
तो घर के बच्चे, घर के लोग जो है बच्चों को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। पढ़ने से हमारा शिक्षित जो एक एजुकेशन का जो लेवल है वो कुछ ना कुछ डेवलप हो रहा है। डेवलप होने की वजह से जब तक ये एजुकेशन डेवलप होगा, बच्चे पढ़ेंगे, बुद्धिमान बनेंगे, तभी हम ग्रो कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें सरकार दे रही है, चाहे वो सरकार कोई भी रही हो, कांग्रेस सरकार रही हो, बीजेपी सरकार रही हो, पार्टी वाइज में नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं एक व्यापारी आदमी हूँ। मैं प्लाईवुड से मैं डील करता हूँ और मेरा गवर्नमेंट ठेकेदारी का भी काम है, तो इसलिए मैं लेबरों के बीच में रहता हूँ और मेरे से संपर्क रहते हैं। मैं देखता हूँ कि कई बार लेबरों को हकीकत में बहुत थोड़ी थोड़ी पैसे के लिए बहुत तकलीफ होती है। अभी ये चीज़ देखने में आ रही है इन 10 सालों में कि वो थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, चेहरे में थोड़ी मुस्कान आती है। सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक चीत होता है, एक पट होता है। आप उसको जो सुविधाएं दी जा रही है उसको आप किस मार्गदर्शन से देखते हो। हाँ, ये भी गांव देहात में एक सुनने में आता है कि सरकार जो जेस दे रही है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात चली 1000 रुपये महिलाओं को देने की बात, 1000 रुपये महिलाओं को दे रही है सरकार। महिलाएं तो बहुत खुश है उसमें, लेकिन क्या हो रहा है, उसका रिएक्शन भी हो रहा है, उसका मिसयूज भी हो रहा है। कई महिलाएं तो उससे अपने आप को ताकतवर समझ रही, चल यार मुझे 1000 रुपये मिला, मैं खर्चे के लिए साल का 12,000 रुपये मिलता है, मेरा कुछ काम आएगा। कई महिलाएं तकलीफ भी पा रही है कि उनका पति छीन के ले जा रहा है। तो ये दोनों सिक्के के पहलू हैं, अच्छी है। लेकिन ये जितनी भी रेवड़ियाँ बढ़ती हैं, कोई भी सरकार बढ़ती है, इसका कहीं तो अंत होना चाहिए, किसी लिमिट में जाके ख़त्म होना चाहिए। अनलिमिट होते जा रहा है। कोई बोल रहा है कि मैं 12,000 रुपये महीना दूंगा, तो कोई बोलता है मैं 8,500 रुपये 12,000 रुपये साल का दूंगा, तो कोई बोलता है मैं 8,500 रुपये महीना दूंगा, लाख रुपया साल का दूंगा, फिर बोलता है ज़्यादा बोलोगे तो 2 लाख रुपये कर दूंगा। क्या है भाई, एक लिमिट पे चलना चाहिए, होना चाहिए। जो मूलभूत सुविधाएं है वो दो, जो नीडी है, जिनको ज़रूरत है। आप राशन की बात कर रहे हैं, राशन भी आदमी को मिलना चाहिए। आज 1 रुपये में 2 रुपये में चावल मिलता है। भाई मैं विजय जी जैसा तो प्रवक्ता नहीं हूँ जो मैं देश दुनिया की बात कर सकूँ, मैं तो सीधा व्यापारी आदमी हूँ। मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए। उसके अलावा जितनी चीज़ें एक्स्ट्रा जो फालतू की, जैसा भी आपने बताया कि तमिलनाडु पे टीवी बट रही है, वहाँ पर और लैपटॉप बट रहे हैं, ये चीज़ें छोड़ करके जो मूलभूत सुविधाएं उसमें सरकार को ध्यान देनी चाहिए, कैसे हम अपने देश को तरक्की करें। और इन चीज़ों को रही बात, जहाँ तक अभी आपने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन भी उठाया कि वो चीज़ें आम आदमी तक नहीं पहुँच पाती, सरकार जो चीज़ देती है वो नहीं पहुँच पाती। ये होता है करप्शन। करप्शन में कैसे रोक लगे, वो चीज़ें वहाँ तक पहुँचे, उसमें भी विशेष ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। देखो कितनी बढ़िया बात की कन्हैया जी ने कि ये जो सिस्टम है जिसमें लोगों को पहुंचाने की बात होती है, बीच में मिडिल मैन जो होते हैं वो उसको गायब कर देते हैं और उन तक पहुंचती नहीं। यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं सैकड़ों नदियाँ, यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं सैकड़ों नदियाँ। मैं जानता हूँ कि पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा, तो बहुत सारे लोग जो हैं कहाँ पे पानी को रोक लेते हैं। ये भी एक जो है बात समझने की है। मेरे साथ टी श्रीनिवास रेड्डी जी हैं जो राजधानी थोक सब्जी विक्रेता मंडी के हैं, अध्यक्ष हैं। तो मैं चाहूँगा कि सब्जी भी बहुत महंगी मिलती है चिल्लर में। धन्यवाद सुभाष जी, सब्जेक्ट बहुत अच्छा है आपका, लेकिन एक विसंगतिपूर्ण है। देखिए आज की मजबूरी हो गई, एक बल्कि एक परंपरा हो गई है, मुफ्त, हर जगह मुफ्त, हर पार्टी मुफ्त में देने को तत्पर है। पैसा कहाँ से आ रहा है? वो हमारे आपके भी जो सक्षम लोग हैं उनके बीच से लेके समाज के निचले वर्ग को दे रहे हैं। लेकिन वो भी ठीक है, लेकिन सही व्यक्ति तक पहुँचे वो जरूरी है। मैं शुरुआत करता हूँ 1980-82 से। आंध्र प्रदेश में एक बहुत प्रसिद्ध सितारा थे, एक्टर थे, नंदमुरी तारक रामाराव, NT रामाराव। उन्होंने शुरुआत की थी फ्री का, मुफ्त में 1 रुपये 2 रुपये किलो चावल देने का। 1980-82 के बीच में वो फिल्मी एक्टर से तेलुगु देशम पार्टी बनाया और छा गए। ये फ्री के कारण पूरे आंध्र प्रदेश में उनकी सरकार बन गई। वहाँ से फिर तमिलनाडु गए, तमिलनाडु में भी सेम हुआ, वहाँ भी फिल्मी हीरो मुख्यमंत्री बने। धीरे धीरे हर पार्टियों ने देखा ये तो एक उनकी जेब से क्या जाता है पार्टियों का, चाहे कोई भी पार्टी हो, आप देखिए चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, उनकी जेब से कहीं कुछ नहीं जाता। उनको घोषणा करनी है, पार्टी अगर सत्ता में आ गई तो हमारे आपके जैसे सक्षम लोगों के जेब से छीन के दूसरों को जाएगा। मैं यहाँ व्यक्तिगत रूप से खिलाफ नहीं हूँ फ्री का,
जाना चाहिए वाकई में, जो क्योंकि हमने देखा है निचले निम्न स्तर जो निचले वर्ग के लोग जो बेचारे वाकई में भोगी रहे, उनको मिलना चाहिए। जो आर्थिक रूप से असमानता का शिकार हैं उनको मुफ्त में आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं, शिक्षा, रोजगार और आपका स्वास्थ्य, इन क्षेत्रों में तो उनको वाकई में मिलना ही चाहिए। दूसरी बात, यहाँ कई लोग आरोप लगा रहे थे विभिन्न पार्टियों को कि पार्टी विशेष के हमें उनको ईडी ने, सीबीआई ने दिया। देखिए एक बात बताऊं, किसी भी पार्टी, कुछ वो हो सकता है, कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन आप देखिए जितने बड़े बड़े नेता लोग, मुख्यमंत्री हो या किसी भी नेता अंदर हैं, ईडी हो, सीबीआई हो या लोकल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो हो, बिना प्रूफ के कभी भी छापा नहीं मारेगा। ये बात अब अलग है कि वो अपनी ही पार्टी छोड़ के अपोजिशन को क्यों पकड़ रहे हैं, लेकिन है तो दाल में कुछ काला है तभी तो अंदर जा रहे हैं। दोनों पक्ष देखिए आप लोग। हिंदुस्तान में तो सत्ता परिवर्तन होता रहता है, आज ये कल वो, स्थानीय हो या पहले 10 साल 15 साल चल जाए कोई भी गवर्नमेंट, 70 साल चल जाए, लेकिन आप देखते रहिए, पुराने आंकड़े भी देखिए, वर्तमान के आंकड़े भी देखिए, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। लेकिन एक बात ये भी देखिए कि अगर प्राइवेट में अगर कोई अंबानी अडानी बढ़ रहा है, उनकी कंपनी बढ़ रही है, तो वो भी तो रोजगार दे रही है, उनको भी तो वर्कर चाहिए। वो ज़्यादा पेमेंट दे के बल्कि वो कर रहे हैं, उनको भी तो लेबर चाहिए में आखिर में। तो अगर आपको पेमेंट ज़्यादा दे रहे हैं तो काम भी वैसे ही लेंगे। सरकारी में प्राइवेटाइजेशन में फ़र्क रहता है। खैर, ये मुद्दा हमारा संतुलन का समीकरण बहुत अच्छा मुद्दा है, और फ्री का यानी रेवड़ी शब्द यूज नहीं करना चाहिए, और समाज के अंतिम वर्ग तक इसका उपयोग हो, वो हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत अच्छी बात कही। मेरे एक नाटक, चूँकि मैं नाटक वाटक भी लिखता हूँ, तो मेरे एक नाटक का एक गाना मेरे को याद आया भी, आपने कहा कि पकड़ो पकड़ो, बचपन में हम लोग खेलते थे बच्चे लोग, कि पकड़ो पकड़ो चोर है भाई, चोर छिपाई खेलते थे ना, तो खेलते थे कि पकड़ो पकड़ो चोर है भाई, कौन चोर है कौन सिपाही, कैसे पता चलेगा भाई। पकड़ो पकड़ो चोर है भाई, कौन चोर है कौन सिपाही, कैसे पता चलेगा भाई। जो पकड़ा गया वो चोर है भाई, और जो नहीं पकड़ाया वो है सिपाही। ठीक है, तो ये जो हमारे सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके बहुत सारे, कभी उस पर भी हम लोग संतुलन का समीकरण करेंगे कि कैसे कैसे जो है लोग पकड़ाते हैं और कब पकड़ाते हैं, वो अलग बात है। अभी हमारे दो साथी हैं, मदन लाल जी साहू। मैं चाहूँगा कि मदन लाल जी अपनी बात कहें। अभी जो हम बात कर रहे हैं मुफ्त, तो जहाँ तक मेरा मानना है कि मुफ्त की कोई चीज़ नहीं होती। यदि हम कॉपी लें तो उसके साथ यदि पेन दे रहा है व्यापारी, तो कहीं ना कहीं उस कॉपी में उस पेन का कीमत जुड़ा है। तो वैसे ही जो चुनाव के दिन में यदि सत्ताधारी पार्टी या अपोजिशन है ना, जो भी चुनाव के समय यदि वो एक घोषणा करता है कुछ देने का, तो कहीं ना कहीं जनता से वो ले रहा है या ले चुका है, तो उसी को वो एक देने का वो मतलब घोषणा करता है, और हो सकता है उसमें उनका चुनावी लाभ हो, है ना। चुनावी लाभ के यदि चुनाव के दिन में वो घोषणा करता है तो निश्चित रूप से उसमें उनका चुनावी लालच जुड़ा हुआ है, तभी वो घोषणा करता है। लेकिन जहाँ तक एक सरकार की जिम्मेदारी है, तो सरकार की जिम्मेदारी की जन कल्याणकारी योजनाओं को सतत चलाते रहना, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या अन्य जितनी भी बुनियादी ज़रूरत हो, उसमें अपना एक ध्यान देना सरकार की जिम्मेदारी है। और चूंकि मैं किसान हूँ, ज़्यादा ये सब चीज़ तो मैं नहीं समझता, लेकिन आज यदि हम देखें, एक कार आ जाता है 5 लाख से 10 लाख के बीच में, लेकिन हम किसान को यदि ट्रैक्टर खरीदना तो उसके लिए हमको 15 लाख खर्च करना पड़ता है ना। यदि हमको फसल काटने के लिए हार्वेस्टर चाहिए तो 25-30 लाख खर्चा करना पड़ेगा। तो हमारे पास इतना पैसा कहाँ से आएगा। तो इन सब चीज़ में सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जो किसान हैं, मजदूर है, तो उनके प्रति जो बुनियादी जो ज़रूरत है उस पर
सरकार को ध्यान देना चाहिए। और जहाँ तक कुछ योजनाएं चलती हैं, कुछ एक कहा जाए तो सब्सिडी वाला जो योजना चलता है, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के भेंट में है। यदि कुछ 20-30% यदि अनुदान हो तो उसका कीमत पहले से एक्स्ट्रा बता देगा। हम ऐसे लेने जाएंगे तो वो उससे सस्ता पड़ जाएगा, लेकिन अनुदान वाले हम कोई चीज़ लेना चाहें तो उससे और महंगा पड़ता है। तो इस कहा जाए तो जो सरकार है या जो अधिकारी वर्ग है सब जानते हैं, लेकिन किसी को कुछ सुविधा देना नहीं चाहता, केवल शोषण है। और रही बात रेवड़ी कल्चर की, है ना, तो निश्चित रूप से ये एक दुखद पहलू है ना, कि यदि किसानों या गरीबों को कुछ देना चाहे तो उसके लिए रेवड़ी शब्द यदि व्यापारियों को दे, करोड़ों रुपए का उनका टैक्स फ्री कर दे, वो विदेश भाग जाए, तो उसके लिए मतलब कोई सवाल नहीं उठेगा, है ना। और हम यदि किसानों को कुछ दे, गरीबों को कुछ दे, तो रेवड़ी है। तो ये कहा जाता है रेवड़ी शब्द एक अपमानजनक शब्द है, इसका तो उपयोग करना ही नहीं चाहिए। तो इतना ही कहना चाहूँगा सर। ठीक है, बड़ी अच्छी बात कही आपने कि किसानों को सब्सिडी तो मिलती है, पर वही है कि उसमें बहुत सारा घाला मेला है, क्योंकि किसान को पता नहीं रहता। उन्नत बीज भी देते हैं उसको, खाद भी देते हैं, और बीच में अभी आप देख रहे हैं कि लगातार अभी ये जो विष्णुदेव साई की सरकार है, इसने अभी किसानों के यहाँ वो जो नेट लगाते थे उसमें किस तरह पिछली सरकार में घोटाला हुआ, उसको अभी पकड़ा है। तो बहुत सारा चीज़ें जो है बीच के लोग, जो बिचौलिए लोग होते हैं, वो इस तरह के गेम करते हैं और रेट बढ़ा देते हैं। जैसे ही पता नहीं बाजार इसको, व्यापारी लोग समझेंगे कि बाजार इस खेल को बहुत समझता है और महिलाओं को बहुत घेरता है। सेल लगाता है, 50% की छूट, बहन जी लपक जाती है, एक के साथ 2 फ्री। तो लोग लगता है ये फ्री कैसे दे रहा है, एक के साथ 2 फ्री। तो मालूम पड़ता है कि महिलाएं मतलब वो सब छोड़ के वो देखती है कि अरे 40% सेल है, वो तो अप टू लिखा रहता है। बाद में जहाँ तो पता चलता है कि वो 70% अप टू है, पर वो जो फ्री का एक लगता है सस्ते में कुछ मिल रहा है तो उसको लपक लो। हमारे साथ एक रिसर्च स्कॉलर हैं और सुजीत सुमेर, मैं चाहूँगा कि सुजीत जो हैं वो अपनी बात करें, विचार रखें। पर कॉरपोरेट सेक्टर में अभी आप लोग के भी जो विचार है बहुत अच्छे हैं, और कहा जाए तो कॉरपोरेट तो फ्रीबीज की ज़रूरत ही नहीं है। रेवड़ी कल्चर, ये रेवड़ी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जितने रेवड़ी के पैसे थे, जो आप भी टैक्स पेयर हैं, किसान भी टैक्स पेयर है, सब टैक्स पेयर हैं, उस सब पैसे से तो एक प्रधानमंत्री अपने परिधान पर ज़्यादा रेवड़ी भी खर्चा किया है। तो इससे ज़्यादा कहा जाए तो टैक्स पेयर को अपने टैक्स के पैसे का राइट टू मॉनिटर करना चाहिए कि आप अपने राइट कैसे मॉनिटर कर रहे हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन में तो इतने राइट्स दिए हैं कि डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में कि आप स्टेट पॉलिसी के वेलफेयर स्कीम में आप खर्च करते, ग्रांट करते हैं, लेकिन उस ग्रांट को यदि लोग गारंटी फ्रीबीज की बात होती है तो मतदाताओं पर भी प्रभाव पड़ता है और मतदान लेने वाले पर भी प्रभाव पड़ता है। क्योंकि इसके पहले आप पर इतने सारे फ्रीबीज के कारणों को और करते, ये फ्रीबीज करते हैं, लेकिन आपके अधिकारों को वहीं पर उसको हनन कर देते हैं, आपके अधिकारों को वहीं वंचित कर देते हैं। किसानों की जहाँ बात होती है तो किसान एक उत्पादक वर्ग है, और जहाँ किसान उत्पादक वर्ग है उसका जो हर क्षेत्र से आया हुआ जो संसाधन है उसी के खेत से ही है, चाहे उसके ज़मीन से एल्यूमिनियम निकले, चाहे बॉक्साइड निकले, किसान का ही है वो। तो हमको किसान को मजबूत करना चाहिए जहाँ तक हो। फ्रीबीज के जगह प्रशासन के बीच में एक पॉलिटिकल स्कीम हो जाता है, पॉलिटिकल बेनिफिटेड स्कीम बोलते हैं कि इसमें हमको कितना फ़ायदा है, किसान को भले हो या ना हो। इसमें कहा जाता है कि कॉरपोरेट को भी थोड़ा चूसा जाए और किसानों को भी थोड़ा चूसा जाए। तो किसान तो अपने 7 दिन श्रम में थोड़ा परेशान तो रहता है, कॉरपोरेट थोड़ा दिमाग लगा लेता है कि कॉरपोरेट को कैसे भी किसान से भी थोड़ा फ़ायदा मिल जाए, थोड़ा सरकार से ही फ़ायदा मिल जाए। पर लोकतंत्र में, चुनाव की राजनीतिक प्रक्रिया में ये बहुत हानि करता है। और एक प्लांट सिक्योरिटी की तरह यदि फ्रीबीज कर रहे हैं, प्लांट सिक्योरिटी मतलब कि एक मजदूर की एक सिक्योरिटी अच्छी रहे, क्योंकि वो भी 7 दिन श्रम कर रहा है, भले वो अनस्किल्ड रहे, तो उसके लिए एक अच्छा वेलफेयर स्कीम कन्वर्ट हो सकता है वो। और बाकी जितने आज के डेट में देखा जाए जितने वेलफेयर स्कीम हैं वो कन्वर्ट होकर आजकल पॉलिटिकल बेनिफिटेड स्कीम में जा रहे हैं। और कोविड-19 में कहा जाए मुफ्त रेवड़ी की बात कर रहे हैं, कोविड-19 में ये मुफ्त रेवड़ी कहना बहुत ज़्यादा सही नहीं होगा, क्योंकि रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार
अब ये प्राथमिक आवश्यकता हो चुकी है इस भारत देश की, क्योंकि भूखे को अन्न और प्यासे को पानी के साथ आज की डेट में उसको रोजगार की भी ज़रूरत है, शिक्षा की ज़रूरत है, स्वास्थ्य की भी ज़रूरत है। और हर एक पहलू को देखा जाए तो आज किसान को और मजदूर को और एक विद्यार्थी को, एक स्पोर्ट्समैन को, एक कलाकार को, एक आर्टिस्ट को, और जो एक विधाओं को ज़्यादा पारंगत हो रहे हैं उसको बढ़ाने की जरूरत, क्योंकि अब भारत की विधाएं और संस्कृति इस फ्री कल्चर के कारण भी लुप्त होते जा रही है। ठीक है, थैंक यू, है ना। तो देखिए, हमने व्यापारियों से, किसान से, मजदूर संगठन से, कर्मचारी नेताओं से, तमाम लोगों से अलग अलग मुद्दे पे बात की। अब हमारे बीच में एक वकील हैं, आयुष गुहा। मैं चाहूँगा कि अब आप चूँकि सबकी जिरह सुन चुके हैं, तो आप अपना अभिमत दीजिए कि ये जो कुछ है इस बारे में क्या कहना, और जो हमारे साथी जिनके मन में कोई ऐसा प्रश्न हो कि मेरी बात अधूरी रही, मैं उनके पास भी लौट के आऊँगा। जी बस सर, आपने एक सबकी मैंने सुनी कि सबने बताया कि फ्रीबीज़ और उसके बारे में हमने बात की, कि मुफ्त की रेवड़ी के बारे में बोला, किसानों के बारे में हमने चर्चा की, हमने बिजनेसमैन्स के बारे में पूछा। तो एक कुछ लोगों ने बताया कि सब्सिडीज़ का गेम होता है, किसानों ने बताया हम तक पहुंच नहीं पाती है। कुछ हद तक ये बात सही भी है कि किसानों तक नहीं पहुंच पाती है, कई बार बिजनेसमैन इसका फ़ायदा उठा लेते हैं। लेकिन जैसा कि हमारे बीच में एक सर इन्होंने बताया, सिक्के के दोनों पहलू होते हैं। तो कई बार मैंने ये भी देखा है, क्योंकि पापा जी मेरे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, मैंने देखा है कई बार किसान भी झूठे केसेस लेके आते हैं सब्सिडीज़ के लिए। वो अपना कुछ चीज़ों पे आगे पीछे करके बताते हैं। तो दोनों जगह पे अगर बोला जाए तो फ़ायदा सभी उठा रहे हैं, जिसको जहाँ मौका मिलता है। सर ने भी एक बोला था कि जिसको जैसा मौका मिला उसने वैसा लूटा। तो प्रैक्टिकली अगर बोला जाए तो, क्योंकि अगर हम लॉ के प्रोस्पेक्टिव से बात करें तो आर्टिकल 482 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये किसी भी गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को ये अधिकार देता है कि वो किसी भी तरह के ग्रांट्स या इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं वो पब्लिक वेलफेयर के लिए कर सकता है। बट इसी के साथ में ये सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार भी देता है कि वो इसके ऊपर जुडिशल रिव्यू कर सकता है। साथ ही साथ में पब्लिक को भी ये अधिकार देता है कि आप उस पर PIL फाइल कर सकते हैं, ताकि PIL को अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो एक आप, अगर आपको किसी भी चीज़ से आपत्ति है, आप कोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर कर सकते हैं कि मुझे इस चीज़ से आपत्ति है, ये लोगों के वेलफेयर के लिए नहीं है। तो पब्लिक वेलफेयर लिटिगेशन जिसको हम लोग बोलते हैं PIL, तो आप PIL फाइल कर सकते हैं, आप उसमें कर सकते हैं। तो लॉ और के प्रोस्पेक्टिव से बोला जाए तो अधिकार सारे कुछ है। DPSP के बारे में जैसे अभी बताया, तो DPSP में आपको बहुत सारे बोलना चाहिए राइट्स दिए गए हैं। बट मुद्दा यहाँ पे आता है कि क्या सारे लोग अपने अधिकार का यूज़ कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको बहुत से अधिकार दिए हैं, राइट टू हेल्थ दिया है, राइट टू एजुकेशन दिया है। और राइट टू हेल्थ की अगर मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, अगर हम क्योंकि हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदुस्तान में हेल्थ जो है वो पूरी तरह से गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्राइवेट अस्पताल में आपका इलाज हो रहा है, आप सक्षम है, आप करा रहे हैं, बट अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर किसी को खाना नहीं मिल रहा है या कोई भूख से मर जाता है या कुछ होता है, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको अधिकार दिए हुए हैं और हमारे अधिकार जितने भी हैं वो सारे सुरक्षित किए हुए हैं। बट इसके बारे में कितनी अवेयरनेस है। शिक्षा के अगर हम लोग बात करते हैं, अगर आज की डेट में हमको फ्रीबीज अगर देनी पड़ रही है तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि हमको आज देना क्यों पड़ रहा है। आज़ादी की अगर हमको इतने सालों बाद भी अगर हमको फ्रीबीज की ज़रूरत पड़ रही है, या हम किसी भी एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए हम किसी एक समुदाय को कुछ देना चाह रहे हैं, तो हमको अब इसकी क्या ज़रूरत पड़ रही है। क्या हमारी राजनीतिक पार्टी इतनी सक्षम नहीं थी? क्या ऐसी कोई विल पावर की हम में कमी रह गई? क्यों आज की डेट में हमको कहीं से ग्रांट्स और इन सारी चीज़ों का रास्ता देखना पड़ता है? आज की डेट में अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में हमने बात की। अनएम्प्लॉयमेंट की, अगर रोजगार का अधिकार के बारे में कुछ लोग बात कर रहे थे, लाइक अभी मैं बीच में बिलासपुर हाईकोर्ट में गया था, वहाँ पे कुछ लोग बात कर रहे थे कि रोजगार का अधिकार भी कॉन्स्टिट्यूशन में आना चाहिए, कि सबको रोजगार मिलना चाहिए, गवर्नमेंट इस चीज़ की भी गारंटी दे। तो गवर्नमेंट हर चीज़ की अगर गारंटी देगा तो टैक्स वाली जो चीज़ें होती हैं, बहुत सारे लोगों ने अभी ये बोला कि हमारे टैक्स का पैसा जा रहा है फ्री में। कल मैंने एक सामान परचेज़ किया, 24% मैंने GST दिया, तो इट वॉज अराउंड मेरे को 24,000 रुपये GST देना पड़ा। सो अब अगर मेरे पैसे को बोले कि मैं फ्री में बांट दूं, तो यहाँ पे एक क्वेश्चनेबल चीज़ है। अगर वो सही जगह पे जा रहा है, सही लोगों को मिल रहा है, तो हमें कोई आपत्ति नहीं देने में। बट अगर उसी चीज़ का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, या बोला जाए अगर हमारे देश को कमज़ोर करने में अगर इसका यूज़ हो रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज या इंडिविजुअल को बेनिफिट ले रहा है, तो वो चीज़ें गलत है। और लॉ में जो जुडिशल रिव्यू की बात है, अब मेरे ख्याल से ये समय आ चुका है कि सुप्रीम कोर्ट को और बाकी कोर्ट्स को जुडिशल रिव्यू करना चाहिए। आइदर इलेक्शन कमीशन की अगर बात करें, इनके पास भी अधिकार रिजर्व है। मॉडर्न कोड ऑफ कंडक्ट जिसको हम लोग आचार संहिता की बात करते हैं, आचार संहिता में इनको ये बोलना चाहिए, अगर कोई पार्टी
अगर एक बियॉन्ड द लिमिट एक सर्टेन अमाउंट के बाद अगर आप कोई घोषणा करते हैं कि हम ये फ्री देंगे या कुछ करेंगे, तो इसके लिए वो बोले कि आप पार्टी फंड से सिक्योरिटी दें। आप जैसे हम लोग कोर्ट में कोई भी केस फाइल करते हैं तो एक छोटा सा अमाउंट आपको कोर्ट में सबमिट करना होता है, दैट इज़ अ कोर्ट फीस। तो ये भी बोलना चाहिए कि अगर आप बोल रहे हो कि मैं ना 100 करोड़ लोगों को या 10 करोड़ लोगों को फ्री में ये देना चाहूँगा, तो आप 10% उनको बोलते हो आप अपने पार्टी फंड से जमा करो सिक्योरिटी डिपॉजिट, कि अगर आप नहीं दे पाए तो इसके थ्रू जो कोर्ट उस पर एक्शन ले या कुछ करें। अगर आप बात करते हो कि केवल एक का बेनिफिट, तो आप सबका बेनिफिट देखो। कोर्ट के पास या आरबीआई के पास उसके वाउचर्स, अभी बीच में वाउचर्स का भी एक केस चल रहा था कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने बिजनेस हाउसेज से पेमेंट लिए हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें हुई हैं। तो अगर जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, लोग इस चीज़ पे नहीं बात करेंगे कि एक नॉर्मली बोला जाए कि अपने अधिकार के लिए बात नहीं करेंगे, तब तक मेरे हिसाब से फ्री बीज या इन सारे चीज़ों की फ्री की रेवड़ी जो है ना, हर कोई बांटता रहेगा। तो बात यह है दोस्तों कि अगर आवासहीनों को प्रधानमंत्री आवास मिलता है, पक्की छत मिलती है, तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। जिन बच्चों को पढ़ने के लिए बुनियादी सुविधाएं नहीं है, उनको पढ़ने निःशुल्क शिक्षा मिलती है, तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं है। कोई को इलाज की सुविधा मिलती है, मैंने इस पूरी बातचीत में लगा कि इलाज की सुविधा मिलती है, तो इसमें कि एक नॉर्मली बोला जाए कि अपने अधिकार के लिए बात नहीं करेंगे, तब तक मेरे हिसाब से फ्री बीज या इन सारे चीज़ों की फ्री की रेवड़ी जो है ना, हर कोई बांटता रहेगा। तो बात यह है दोस्तों कि अगर आवासहीनों को प्रधानमंत्री आवास मिलता है, पक्की छत मिलती है, तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। जिन बच्चों को पढ़ने के लिए बुनियादी सुविधाएं नहीं है, उनको पढ़ने निःशुल्क शिक्षा मिलती है, तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं है। कोई को इलाज की सुविधा मिलती है, मैंने इस पूरी बातचीत में लगा कि इलाज की सुविधा मिलती है, तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। जो बुनियादी सुविधाएं जिनका हक है आदमी को और नहीं मिल रही है, तो एक कल्याणकारी राज्य अगर उनको उपलब्ध कराता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इसमें कोई बात नहीं है। बात इस बात की आपत्ति कि आप चुनाव के समय बहुत सारी घोषणाएं करते हैं, जिससे एक प्रलोभन आप देते हैं मतदाता को, उसको लेकर लोगों की एक प्रकार से मैंने देखा कि आम राय इस तरह से है हमारे साथियों की कि ये नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा होता है, मगर एक बात सुनिए आप, मतलब बहुत मज़ेदार बात है इस चुनाव में, जब चुनाव तो ख़त्म हो रहा है, इस चुनाव में इतनी गारंटी की बात हुई पर वोट परसेंटेज कम हुआ। मतलब ये आप देखिए कि ये बहुत चौंकाने वाली बात है कि तमाम तरह की गारंटी भर भर कर सबने दी, पर वोटर क्यों नहीं निकला। किसी ने लाख रुपए की बात की, किसी ने तो ये जो हुआ, तो कहीं ना कहीं देखिए अभी हमारे देश में आप एक बहुत सुखद बात है कि आज सरकार के लोग आईआईएम में बैठ के 2 दिन का प्रशिक्षण ले रहे हैं। ये आप आज सुबह मेरी एक क्लास थी, मैं ऑफिसर्स को पढ़ाने भी जाता हूँ प्रशासन अकादमी में, तो आज मैंने जब ऑफिसर की क्लास ले रहा था तो मैंने मजाक में कहा कि आज मुख्यमंत्री और मंत्रियों की भी क्लास हो रही है आईआईएम में, तो उनको मालूम नहीं था। तो मैंने कहा कि तुमने पढ़ा नहीं है, 2 दिन की क्लास है। अभी एक विजन डॉक्यूमेंट बन रहा है 2047 के लिए कि 2047 में जब 100 साल होंगे भारत के, तो कैसा भारत होना चाहिए। तो हम ये जो बात कर रहे हैं, दरअसल हम लोग एक जनमत बनाते हैं। आपको लगता होगा कि आप इस छोटे कमरे में बैठ के क्या कह रहे हैं, पर जब ये मीडिया के जरिए और कई लोगों के बीच जाता है, तो जो विजन डॉक्यूमेंट बनेगा, तो हम चाहेंगे कि जो बात हम कर रहे हैं उस तरह की बातें उसमें शामिल हो। कोई भी कल्याणकारी राज्य है वो इस तरह की चीज़ें शामिल करे और कुछ चीज़ों को हटाए, और पब्लिक को भी विरोध करना पड़ेगा कि भाई बहुत हो गया, आप हमको उतना ही दीजिए जो हमारी ज़रूरत है। हमें आप मुफ्त की चीज़ें मत दीजिए, पर बुनियादी चीज़ें, अगर किसान आत्महत्या कर रहा है तो आप उसका कर्ज माफ़ करना ही पड़ेगा, आप पास कोई चारा नहीं है। यदि 1 एकड़ का किसान है और उसकी खेत में फसल नहीं हो रही है और उसके पास खाने के लाले पड़ रहे हैं, तो आपको उसके बारे में सोचना पड़ेगा। जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहा है, जिसके बच्चे कुपोषण से मर रहे हैं, उसके बच्चे को यदि मध्याह्न भोजन नहीं दोगे तो वो कैसे सरवाइव करेगा। तो कुछ चीज़ें, तो बुनियादी सुविधाएं वो मिलनी चाहिए, और जो मुफ्त की चीज़ें, ये टीवी और ये विलासिता की चीज़ें, ये बंद होनी चाहिए। और दूसरा, चुनाव आयोग जिसकी हम बहुत बात करते हैं, चुनाव आयोग के तमाम प्रेक्षक होते हैं, उसके बाद भी पार्टियाँ, राजनीतिक पार्टियां रात में चुनाव के 2 दिन पहले बहुत सारे लोगों को, और ख़ास करके गरीब लोगों की बस्ती में जाके बहुत सारी चीज़ें बांटती है। इसका भी लोगों को ये विरोध करना पड़ेगा कि भाई अगर आपको देना है तो आप हमको अधिकार के तहत दो, एक दिन देके आप जो गायब होते हो ये हमको नहीं चलेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। आप मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि ये संतुलन का समीकरण हर हफ्ते होता, अलग अलग विषय पे
आज हम करीब इसकी 12वीं या 14वीं कड़ी यहाँ पे कर रहे हैं। तो आप यहाँ आए, ये एक तरह का कार्यक्रम है जिसमें हम बिना किसी बहस के आप अपने विचार रखते हैं और टीवी पे हम आपके विचार को बिना छेड़छाड़ किए वैसे ही दिखाते हैं, जो आप कहते हैं उसको सजा देते हैं। तो आप हमारे कार्यक्रम में आए, ये जो आप बोलते हैं इसको हम अपने अखबार में भी, हमारा अखबार है आज की जनधारा, उसमें भी हम अक्षरशः जो आपने बोला उसको नट सेल में उसकी भी एक पूरी खबर बना के पेपर में भी छापते हैं, पोर्टल में भी डालते हैं, टीवी पे भी देते हैं। और इसकी क्लिपिंग हर जितने लोग आए सबके मोबाइल नंबर हमारे पास हैं। जैसे ही ये टीवी पे चलेगा तो आप लाइव देख सकते हैं 1165 पे, टाटा प्ले पे, आप जियो पे और बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म पे इसको देख सकते हैं। और नहीं तो हम आपको आपकी क्लिपिंग और पूरा कार्यक्रम जो है आपको हम भेजेंगे। और मैं हमारे जो चैनल का YouTube चैनल है उस पर भी डालता हूँ, मैं अपने फेसबुक पर भी पूरी की पूरी जो चर्चा होती है उसको भी डालता हूँ। आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।